Okay, Vikas, let's proceed ahead with your teaching skill test for Bihar Public Service Commission lectureship post, right? क्या पढ़ाने वाले हैं यस आज सर। आप, विकास? सर मैं पावर प्लांट में रैंकाइन साइकिल पढ़ाने वाला हूँ। ओके, सो पहले रैंकाइन साइकिल के बारे में थोड़ा सा बताओ और फिर टीच करो। सर रैंकाइन साइकिल जिसको हम लोग वेपर पावर साइकिल भी बोलते हैं, इसमें हमारा जो वर्किंग मीडियम है वो हमारा वाटर है। और और या टू फेज सिस्टम है, वाटर प्लस स्टीम है। और ये एक पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल है जिसमें हमारा वाटर डिफरेंट डिफरेंट फेज से गुजरता है, स्टीम हो वाटर हो। और इससे हम वर्क आउटपुट हमारा इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट वर्क मिलता है। और इसमें हम हीट सप्लाई करते हैं बॉयलर में। तो ये बेसिकली एक पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल है और एक थर्मोडायनेमिक साइकिल पे वर्क करता है। और ये फुल्ली रिवर्सिबल साइकिल है। और इसको हम थ्योरेटिकल साइकिल बोलते हैं फॉर जिसको हम लोग पावर प्लांट में यूज करते हैं। ओके, सो नो टीच, व्हाट डू यू वांट टू टीच इन दिस नाउ? क्या पढ़ाना चाहते हैं इसमें आप? सर मैं इसमें मैं सर डिफरेंट प्रोसेसेस कौन कौन से हैं और वर्क आउटपुट क्या है और इफिशियंसी कितना है। ओके, गो अहेड। रैंकाइन साइकिल जिसको हम लोग वेपर पावर साइकिल भी बोलते हैं, वेपर पावर साइकिल। तो हम लोग अब पहले इसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस को समझ लेते हैं कि कौन कौन सा प्रोसेस है। और जो जो प्रोसेस है वो डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस के थ्रू होता है, इसको हम लोग देखेंगे। और फिर उसका हम लोग वर्क आउटपुट, जो हमारा साइकिल का कितना वर्क आउटपुट है और इफिशियंसी कितना है, वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और फिर उस देखेंगे कि इफिशियंसी जो है वो कौन कौन से पैरामीटर पर डिपेंड करता है। तो हम लोग पहले साइकिल को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास, इसको बॉयलर बोलते हैं। यहाँ से ये स्टीम टरबाइन में चला जाता है। यहाँ से हम लोग वर्क सॉफ्ट वर्क मिल जाता है। यहाँ से ये एक कंडेंसर कंडेंसर होता है जिसमें एक कूलिंग वाटर फ्लो करता है, जो कि कूलिंग टावर से आता है, कूलिंग वाटर। और कंडेंसर से हीट रिजेक्ट होता है, ट्यूब कंडेंसर। और फिर यहाँ से लिक्विड जो है वो पंप में जाता है, पंप। और पंप जो है हाई प्रेशर पे लिक्विड को पंप कर देता है बॉयलर में। तो ये हमारा एक हमारा रैंकाइन साइकिल, जो कि बिना किसी रीहीट साइकिल के या डिफरेंट प्रोसेसेस के एक सिंपल रैंकाइन साइकिल है जो कि डेवलप किया गया है। और हम इसका प्रोसेस समझते हैं टीएस टीएस चार्ट पे, जो टेम्परेचर और इंट्रोपी प्लेन पे। और ये हमारा, चूंकि इसमें वाटर फ्लो करता है, और वाटर जो है स्टीम और वाटर का भी स्टीम रहता है और लिक्विड रहता है। तो थ्री टू फेज सिस्टम है। तो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहले यहां से समझते हैं टरबाइन से। ये टरबाइन का इनलेट है, ये आउटलेट है, 1 2। ये हमारा क्या है, इसमें पूरा का पूरा हम देख रहे हैं कि एंट्रोपी कांस्टेंट है, टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है और एंट्रोपी कांस्टेंट है। इसको आइसेंट्रोपिक यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है। कहाँ से? ये बॉयलर प्रेशर है हमारा, और ये हमारा जो है कंडेंसर प्रेशर है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे स्टीम एक्सपेंड हो रहा है 2 पे, और 2 से 3 हमारा जो है वो कंडेंसर में जा रहा है। और ये कांस्टेंट प्रेशर, जैसा कि हमारा स्टीम कंडेंस करता है तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे कंडेंस करता है। और कंडेंसर में हमारा हीट जो है लिबरेट होता है। और यहाँ पे ये लिक्विड लिक्विड के फॉर्म में है, 0.3 पे, 0.3 पे। और 0.3 से ये वापस 4 पे चला जाता है, किसके थ्रू? पंप के थ्रू। और पंप में भी हमारा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन ही एज्यूम किए हैं, रिवर्सिबल है और एडियाबैटिक है, कोई हीट ट्रांसफर नहीं है। 1 to 2 और 3 से 4 रिवर्सल प्रोसेस है। और 4 to 1 जो है हमारा बॉयलर है। बॉयलर में क्या है? कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। ये बॉयलर प्रेशर है हमारा 4 to 1 बॉयलर प्रेशर, और इसमें हम हीट को ऐड कर रहे हैं। तो हम सारा प्रोसेस समझ गए। 1 to 2 हमारा
वर्क ऑफ टरबाइन है, 2 to 3 हमारा हीट रिजेक्टेड इन कंडेंसर है, 3 to 4 हम पंप वर्क दे रहे हैं जो कि बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, हम आगे चल के देखेंगे, और 4 to 1 हमारा ये हमारा बॉयलर है। अब लोग समझते हैं नेटवर्क आउटपुट। अब इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि हम लोग समझ चुके हैं साइकिल को। अब नेटवर्क आउटपुट को देखते हैं। वर्क आउटपुट क्या है? नेटवर्क आउटपुट क्या है हमारा? टरबाइन वर्क माइनस पंप वर्क। टरबाइन वर्क क्या है? टरबाइन जो हमारा 1 to 2 प्रोसेस है और ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। और टरबाइन हमारा स्टेडी फ्लो ओपन डिवाइस है। ओपन डिवाइस में के लिए जो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन होता है वो क्या होता है? डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू डी एच प्लस सी डी सी प्लस जी डी जेड। मतलब ये हीट है, ये वर्क है, ये एंथैल्पी चेंज है, ये काइनेटिक एनर्जी चेंज है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज है। तो सारे ये साइकिल में हम इसको जो है नेग्लेक्ट कर देते हैं। चेंज इन पोटेंशियल और चेंज इन काइनेटिक को नेग्लेक्ट करते हैं। और 1 to 2 हमारा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, मतलब कोई हीट एडिशन नहीं हो रहा है, रिवर्सल प्रोसेस है। तो जो वर्क है हमारे पास माइनस ऑफ डी एच हो जाएगा। और इसको अगर इंटीग्रेट कर देंगे 1 to 2 में तो हमारा वर्क आउटपुट क्या आ जाएगा? माइनस H1 माइनस H2। H1 माइनस H2 मतलब इंथैल्पी के टर्म में आ गया। तो टरबाइन वर्क क्या हो गया हमारे पास? H1 माइनस H2। सिमिलरली हम पंप पे लगाएंगे तो पंप में हमारा क्या होगा? हम लोग वर्क देते हैं, एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई करते हैं। तो पंप वर्क क्या हो जाएगा? H4 माइनस H3। अब ये H1 माइनस H2 जो है इसको हम Cp डेल्टा T नहीं इसके लिए लिख सकते हैं क्योंकि ये स्टीम फॉर्म में है। अगर ये स्टीम सुपर हीटेड स्टेट में होता है तो लगा सकते हैं, बट ये लिक्विड है, यहाँ पे लिक्विड है, यहाँ लिक्विड प्लस वेपर है और ये वेपर है। तो इसमें हम Cp डेल्टा T नहीं लगा सकते हैं। इसको सीधा हमारा जो मोलियर चार्ट होता है या प्रॉपर्टी स्टीम टेबल होता है वहां से हम लोग H1 H2 का वैल्यू निकाल लेंगे। अब हमारे पास नेटवर्क आ गया। और इफिशियंसी क्या होता है? इफिशियंसी जो होता है नेटवर्क अपॉन हीट सप्लाई। तो हीट कहाँ सप्लाई कर रहे हैं? बॉयलर में। तो बॉयलर के लिए जब हम स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाएंगे तो वहां पे क्या है? कोई वर्क आउटपुट नहीं है, कोई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। तो जो हमारा हीट सप्लाई है वो भी एंथैल्पी के टर्म में आ जाएगा। और हम सीधा लिख सकते हैं H1 माइनस H2 जो हमारा ये तो हमारा वर्क का एक्सप्रेशन हो गया। और जो हीट सप्लाई का इक्वेशन है H1 माइनस H4। तो ये सारा कुछ हमें स्टीम टेबल से मिल जाता है। तो ये इफिशियंसी ऑफ हमारा रेंटाइन साइकिल है या वेपर पावर साइकिल है, जिसको हम पूरा का पूरा एंथैल्पी के टर्म में लिख लिए। और सारा का सारा रिवर्सिबल प्रोसेस है और रिवर्सल प्रोसेस है। तो अब हम लोग समझते हैं कि इफेक्ट अब साइकिल का तो हम निकाल लिए वर्क और इफिशियंसी। अब हम समझते हैं कि ये बॉयलर प्रेशर और ये कंडेंसर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम बढ़ा देंगे या घटा देंगे। तो हम लोग ये जानते हैं कि कार्नोट जो ये भी एक हीट इंजन ही है। हीट इंजन ये जो हाई टेम्परेचर, ये हमारा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर के बीच में काम करता है। तो जो हमारा कार्नोट इंजन होता है, कार्नोट 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ सिंक बाई टेम्परेचर ऑफ सोर्स। तो अगर हम सिंक का टेम्परेचर घटा देंगे या सोर्स का टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इफिशियंसी हमारा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे भी बॉयलर प्रेशर, अगर हम बॉयलर प्रेशर को इंक्रीज कर देंगे तो हमारा जो टेम्परेचर है इस केस में जहां पे टेम्परेचर वेरी कर रहा है, एक फिक्स टेम्परेचर नहीं है, ये यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट है और बीच में वेरी कर रहा है। इसके लिए हम लोग मीन टेम्परेचर ऑफ रिजेक्शन लिखते हैं और मीन टेम्परेचर ऑफ एडिशन लिखते हैं। मीन टेम्परेचर मतलब सारे टेम्परेचर का मतलब सम अप कर देंगे। मतलब जो मीन टेम्परेचर जो होता है हमारे पास, चेंज TDS इक्वल्स टू DH। तो मीन टेम्परेचर जो हमारा हो जाता है चेंज इन एंथैल्पी अपॉन चेंज इन एंट्रोपी। ये यहाँ से हम लोग मीन टेम्परेचर निकालते हैं हीट एडिशन का और रिजेक्शन का। तो अब हम लोग समझते हैं कि रिजेक्शन का अगर हम रिजेक्शन वाला कौन सा है? कंडेंसर में। अगर इसको हम घटाएंगे, मतलब कंडेंसर प्रेशर को घटाएंगे, लेकिन इसका एक लिमिट है कि हम बहुत ज्यादा नहीं घटा सकते हैं। ये हमारा कूलिंग टावर से जो वाटर आता है उसके टेम्परेचर पे इसका प्रेशर डिपेंड करता है, क्योंकि एक टेम्परेचर के कॉरेस्पॉन्डिंग ये प्रेशर होता है। तो ये हमारा लिमिट है कि बहुत ज्यादा हम ये शायद मुझे जहां तक याद है कि 40 डिग्री सेल्सियस के अप्रोक्सीमेट जो इसका प्रेशर होता है वहां तक हम इसको ड्रॉप कर सकते हैं। बट हमारा बॉयलर प्रेशर का जो टेम्परेचर है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है हमारा, उसको जैसे हम बॉयलर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो ये हमारा
कुछ ऐसे होगा। तो हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो जैसे ये बढ़ेगा तो हमारा इफिशियंसी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो उसका भी फिर उसके आगे की है कि उसका भी एक लिमिट है कि हम बहुत ज्यादा प्रेशर तो बढ़ा दिया, लेकिन लिमिट है, बॉयलर प्रेशर भी लिमिट है। तो उसके लिए हम क्या, फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम रीहीटिंग करते हैं। मतलब यहाँ से रीहीटिंग नहीं, सुपर हीटिंग किए हैं यहाँ तक। तो ये सुपर हीट साइकिल है, फिर वैसे ही रीहीट साइकिल है। तो डिफरेंट डिफरेंट साइकिल को हम लोग आगे देखेंगे। Okay. Okay, because you have explained this. Now tell me, if I want to increase the efficiency of Rankine cycle, how can I do that? Sir, we can do it. One way is to increase the boiler pressure, and if we are increasing the boiler pressure, but that also has a limit. So what is the maximum boiler pressure? जहां तक होगा, उसके बाद सर हम उसको सुपर हीट करेंगे, सुपर हीट तक ले जाएंगे जहां पे टरबाइन का इनलेट टेम्परेचर होगा। जो यहाँ से टरबाइन का जो सर इनलेट है, तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर हमारा इनलेट होगा वहां तक ले जाएंगे, और और उसके बाद उससे हमारा जो टेम्परेचर ऑफ जो हमारा हीट एडिशन है बॉयलर में, वो सर इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा तरीका है सर कि हम रीहीट साइकिल लगा देंगे, मतलब दो दो टरबाइन लगा देंगे। दो टरबाइन रीजनरेशन क्या मतलब होता है? Can you tell me what is regeneration? सर हम पहले एक इंटरमीडिएट प्रेशर पर ड्रॉप करेंगे, सेट कर लेते हैं, जिसको ब्लेडिंग ऑफ स्टीम बोलते हैं। और जो हमारा पंप, जो हमारा वाटर है, उसको हम ओपन फीड वाटर हीटर में मिक्सअप करते हैं, जिससे हमारा जो टेम्परेचर ऑफ जो इसका जो इनलेट टू बॉयलर का जो टेम्परेचर वाटर है, उसका टेम्परेचर जो इंक्रीज हो जाता है, जिससे हमारा जो इतना ही पार्ट में हमको हीट ऐड करना पड़ता है, बाकी पार्ट हमें स्टीम टरबाइन से मिल जाता है, ये स्टीम से। तो ये बताइए, इससे आइडियली सर, रीजनरेटेड, इससे हमारा सर जो, यस सर, आइडियली रीजनरेटेड रैंकिन ओके साइकिल, सर, क्या उसकी एफिशिएंसी कार्नोट साइकिल जितनी हो सकती है? यस सर। मैं थोड़ा सा इसको सोचता हूँ। आइडियली यस सर, जहां तक मैं काफी दिन पहले पढ़ा था, हो सकती है इसकी। ओके, ओके विकास, लेट मी गिव यू द फीडबैक। विकास, जब रैंकिन ओके साइकिल पढ़ाओ तो सारे क्वेश्चंस के बारे में सोच के जाना वो क्या पूछ सकता है, राइट? ओके बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना, क्योंकि वो आगे आपसे क्वेश्चन पूछेगा। क्या इसकी एफिशिएंसी आइडियली रीजनरेटेड रैंकिन साइकिल होती है कि नहीं होती है? क्या उसकी एफिशिएंसी कार्नोट जितनी हो सकती है नहीं हो सकती है? प्रिपेयर इट रियली वेल। टीचिंग स्किल आपका अच्छा है, ओके अच्छा बता रहे हैं आप। आई होप कि आपको बोर्ड वहां इससे थोड़ा बड़े साइज का मिले, सो दैट आप क्लियरली चीजों को लिख सके और साफ साफ लिख सकें और यस बहुत अच्छे तरीके से आपका वर्क बन सके। बाकी टीचिंग स्किल आपका अच्छा है अभी। आई कॉन्टेक्ट मेंटेन करने की ट्राई करें थोड़ा ज्यादा इंटरव्यूअर्स के साथ, और थोड़ा जब ओके बताएं तो एक्सप्लेनेशन पे फोकस रखें, लिखने की बजाय ज्यादा टाइम एक्सप्लेनेशन पे फोकस रखें। जो लिखें उसको सामने जो बैठा हुआ है उसको एक्सप्लेन करने की ट्राई करें, उसके आई कॉन्टेक्ट मेंटेन करके। बाकी आपका बोलने का तरीका, जेस्चर, पोस्चर, वो सारा ठीक है। बोर्ड मैनेजमेंट ठीक हो गया है अभी तुम्हारा। कंपोज जो कंटेंट है, नॉलेज है, वो भी अच्छा है। एक्सेप्ट कि अगर वो ज्यादा डीप में क्वेश्चन पूछेगा तो शायद आप उसका आंसर नहीं कर पा रहे हैं। बाकी द रेस्ट इज ओके विकास फ्रॉम माय साइड, राइट?